चलो खैर हो गई। तो यहाँ तक सब याद है, अभी मुझे क्वेश्चन मिला नहीं है। अभी क्वेश्चन डेफिनेटली मैं फिर उसको ग्रुप में शेयर कर लूंगा और उसको नेक्स्ट सेशन में जल्दी से कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इतना ही है, इसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब हम अपने एक और हेड कैपिटल गेन पे जा सकते हैं, आप सबकी इजाजत है? जी। चलिए, हम कैपिटल गेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा एक और हेड ऑफ इनकम, कैपिटल गेन। बेसिकली कैपिटल गेन में मैं बहुत क्विकली कराऊंगा और उसको समराइज करूंगा, दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश। देखें, कैपिटल गेन बेसिकली है क्या? कैपिटल गेन बेसिकली है क्या? कैपिटल गेन कहता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओ सॉरी, गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। इट मींस कि एट फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज कैपिटल एसेट। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ? क्या कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के? गेन अराइजिंग, पहली बात हमने क्या कहा था आपसे कि हम कोई भी हेड पढ़ रहे होंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी अमाउंट को क्लासिफाई किया गया है और उसकी चार्जेबिलिटी की बेसिस क्या है। क्या सब सेक्शन 1 पढ़ के आप मुझे बता सकते हैं कि किस बेसिस पे टैक्स होगा? लेट मी चेक इट, क्या इशू आ रहा है। बताइएगा, आप मेरी स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। क्या कोई सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 कैपिटल गेन्स पढ़ के मुझे बता सकता है कि ये किस बेसिस पे कैपिटल गेन में जो अमाउंट आएगी वो टैक्स होगी? सर, द वर्ड अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल मीन्स कि आपने, जुबैर, मेक इट करेक्शन, करेक्शन कर लेते हैं। गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल, गेन रिसीव्ड की बात नहीं कर रहा वो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट क्या होता है अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, मैं सिर्फ शेयर्स के परस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कैपिटल एसेट बेच दिया, क्या आपको गेन अराइज हो गया? उसकी कॉस्ट थी ₹1,00,000, आपने उसको ₹1.5 लाख का बेच दिया, क्या ₹50,000 का गेन अराइज हो गया? भले आपने पेमेंट रिसीव की है कि नहीं की। यस सर, गेन अराइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कैपिटल एसेट बेचा 25 जून 2023 में, पेमेंट आपको रिसीव हो रही है 30 जुलाई 2023 में। बताइए टैक्स हेयर चेंज हो गए? एक कैपिटल एसेट है जो कि आपने टैक्स ईयर 2023 में सेल आउट किया, ठीक है, 25 जून 2023 में, ठीक है। इस पे ₹50,000 का गेन अराइज हो गया। आपको अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, पेमेंट आपको रिसीव हुई टैक्स ईयर 2024 में 30 जुलाई 2023। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? 30 जुलाई 2023 टैक्स ईयर 2024 में जाएगी। इकबाल, 25 जून 2023 टैक्स ईयर 2023 है।
ठीक है, चेंज हो गया सर, हमारा टैक्स ईयर जुलाई टू जून चलता है। अब पेमेंट मुझे यहाँ रिसीव हो रही है, मेरा सवाल ये है कि सर मैंने ये जो कैपिटल एसेट बेचा है, इसको टैक्स ईयर 2023 में कराऊं या इसको टैक्स ईयर 2024 में कराऊं? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल, गेन जब अराइज हो जाए तो उस वक्त उसको टैक्स करना है। ये बात समझ में आती है? ये इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये तो एक बहुत बड़ा सेक्शन 37 है, मैं सेक्शन 37 को सम अप कर रहा हूं। कैपिटल एसिड अगर मैं रीड करने जाता हूं तो कैपिटल एसिड की डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। बड़ी ब्रॉड टर्म में उसने डेफिनेशन दी है, चलिए दिखा देता हूं आपको। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल, एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, ये सारी आप कैपिटल एसिड की डेफिनेशन देख रहे हैं। क्या कहता है कि भाई, पहले वो कहता है कि हर तरीके की प्रॉपर्टी, भले उसका ताल्लुक बिजनेस से हो या ना हो, वो क्या है? कैपिटल एसेट है। अगर मैं बट डज नॉट इंक्लूड तक ना पढ़ूं तो वो कहता है हर किस्म की प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक बिजनेस है नहीं है वो कैपिटल एसेट है। फिर तो इसका मतलब है भाई मेरे जो बिजनेस में एसेट है वो भी आपने कह दिया कैपिटल एसेट है। इसीलिए उसने आगे क्लियर किया बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक एंड ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। क्यों इसको क्यों एक्सक्लूड किया? ए को क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि सर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। फिर वो कहता है एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जिसपे आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा हो, अमोर्टाइजेशन मिल रहा हो, वो प्रॉपर्टी भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। फिर वो कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड सेक्शन 38(5) माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये जो कैपिटल एसेट 38(5) में मेंशन है ये तो कैपिटल एसेट है। इनके अलावा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपने जाती इस्तेमाल में रखी हो अपने खुद के या अपनी किसी फैमिली मेंबर के, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। यहां मैं एक सवाल कर लूं आपसे, यहां मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं आपसे। मेरा सवाल यह है कि बताइए, कार, आपके पास एक कार है, क्या कार एक कैपिटल एसेट है? क्या कार एक कैपिटल एसेट है? प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मैं कह रहा हूं कार। पर्सनल कार, जाती कार। इकबाल, क्या आप अपने घर की गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? कोई आपने बुक्स बनाई हुई है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? स्क्रीन तो मेरे पास बिल्कुल ओके आ रही है। बिल्कुल जैन, यू कैन अर्न गेन ऑन सेल ऑफ कार, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कार एक कैपिटल एसेट नहीं है। आपकी पर्सनल कार कैपिटल एसेट नहीं है। अगर आपकी पर्सनल कार नहीं है, आपको कंपनी की तरफ से मिली है, तो वो कंपनी के लिए क्या है? डेप्रिशिएबल एसेट है। तो उसका डिस्पोजल भी आपका कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, बीइंग अ डेप्रिशिएबल एसेट। पर्सनल कार भी आपके कैपिटल गेन में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। यहां तक सब साथ हो? अब मेरा एक और सवाल कि अगर अगर मेरी जाती कार जो है वो कैपिटल गेन में नहीं जा रही, डेप्रिशिएबल तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, तो मुझे बताइए इसको मैं बेचता हूं, इस पे गेन होता है, वो कहां टैक्स होगा? बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बताइए भाई, सबके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। पहले तो मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया कि पर्सनल कार कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, जब कैपिटल एसेट नहीं है इसका मतलब उसका गेन कैपिटल गेन में नहीं जाएगा अगर आप बेचते हो। और पाकिस्तान में तो डेफिनेटली यूज गाड़ी भी जो आपकी वो है, आप लेते 4.5 लाख की हो, बेचते हो आप 6 लाख की हो, तो गेन तो होता ही है। पर्सनल कार,
भाई सबका इनपुट चाहिए मुझे माशाल्लाह। आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, लास्ट क्लास से बेहतर है, क्योंकि हम कनेक्टेड रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। मैं यही जानना चाह रहा हूँ। जैन कह रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इकबाल कह रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उस्मान नजीर कह रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन कौन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हक में है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। के पर्सनल कार का गेन 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 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। पार्टिसिपेट कीजिए फ्रीली, आपका आंसर किसी को नजर नहीं आ रहा। यू कैन ओन, आपकी जो भी रिस्पॉन्स है वो सिर्फ मैं देख रहा हूँ। गेन कहाँ होगा, किसी हेड में जाएगा ना शायद, किसी हेड में रिपोर्ट होगा ना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 5 हेड है आपके पास, कैपिटल गेन में तो नहीं जाएगा ना जैद। जैद बेटा कैपिटल गेन में तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि कैपिटल गेन तो तब होता है जो अराइज होता है ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसिड। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कैपिटल एसिड है भी कि नहीं है। जब वो कैपिटल एसिड ही नहीं है तो उसका गेन तो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। ठीक है जैद, सवाल मेरा ये कि वो कहाँ जाएगा, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं आईएफओएस में जाएगा। अब गौर से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सर ये गेन कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कहीं भी? क्योंकि सर ये गेन है। आप आईएफओएस कह रहे हो, आईएफओएस में पहला वर्ड क्या है? इनकम है, गेन नहीं है। इनकम टैक्स है। इनकम आपको अर्न होती है, इनकम आपकी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, ये गेन आपका कैपिटल रिसिप्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उन्होंने कहा कि जितनी जो इनकम किसी और है, किसी भी हेड में नहीं जाएगी, वो अदर सोर्सेज में जाएगी। ये गेन है, इनकम तो है ही नहीं, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई है सबके? कि जाती कार, मुझे एक बात बताएं, आपने अपनी जाती कार बेची है, कभी उस पे आपने टैक्स दिया है? उस पे गेन हुआ है तो आपने अपने रिटर्न में गोशवारों में डिक्लेयर डिक्लेयर किया है? कभी भी नहीं किया, कोई भी नहीं करता। देखा भाई, वो कह रहे हैं कार रेंट पर दी हुई, तो वो तो एक अलग कहानी आ गई ना। वो तो आपकी रेंट पे अगर आपने कार दी है तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप रेंट ए कार का क्या कर रहे हैं अरबाज? कार अगर आपने रेंट पे दी हुई है तो आप रेंट ए कार का क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो कहाँ जानी चाहिए उस रेंट ए कार की इनकम? कौन से हेड में जानी चाहिए? खुद ही जवाब देंगे आप। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जानी चाहिए। इज दैट ओके? भाई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में जाएगी ना इनकम अरबाज। अदर सोर्सेज में क्यों जाएगी? आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड मौजूद है, हम देखेंगे उसको डिटेल में, ठीक है? अच्छा चले, अब मैं कैपिटल एसिड को सम अप कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल गेन का जो हेड है उसके अकॉर्डिंगली। और आई अश्योर यू के इस चार्ट के थ्रू आपकी जिंदगी कैपिटल गेन में बहुत आसान हो जाएगी। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कैपिटल एसिड को मैंने क्लासिफाई कर दिया है 3 कैटेगरीज में। ठीक है, एक कैटेगरी मैंने बना दी सिक्योरिटीज की, एक कैटेगरी मैंने बना दी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और एक कैटेगरी मैंने बना दी अदर देन ए एंड बी, मतलब सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा बाकी तमाम कैपिटल एसेट्स। बाकी तमाम कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? कि जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करते हों। क्या डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करता है? नहीं, इसका मतलब वो कहीं भी नहीं जाएगा। अब हम कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो वो इन तीनों कैटेगरीज में कहीं भी नहीं जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटीज है, वो कैटेगरी ए में जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी बी में जाएगी। अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटीज के लिए मेरे पास कैटेगरी सी मौजूद है। सर आपने कैटेगरीज की क्यों है, किस बेसिस पे की है? इस बेसिस पे की कि जब आपके पास कैपिटल एसेट सिक्योरिटीज हो तो उसके टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए जो टैक्स रेट्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि सर सिक्योरिटी इज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए आप नॉर्मल टैक्स रेट्स जो टेबल 1 और टेबल 2 में दिए हुए हैं उनको यूज नहीं करते। सिक्योरिटीज के स्पेसिफिक रेट है, मैं आपको रेट दिखा रहा हूं। ये टेबल 1 है, सिक्योरिटीज के लिए ये टेबल 1 यूज
नहीं होगा। सर ये टेबल 2 है, सिक्योरिटीज की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए ये टेबल यूज नहीं होगा। सर फिर सिक्योरिटीज की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए कौन से टैक्स रेट यूज होंगे? ये टैक्स रेट यूज होंगे जो अलग से प्रोवाइड किए गए हैं, स्पेसिफाइड टैक्स रेट है फॉर सिक्योरिटीज। ये समझ में आती है बात? तो सर एक डिफरेंशिएशन हमने ये क्रिएट की कि सर क्योंकि सिक्योरिटीज के रेट्स अलग हैं तो हमने सिक्योरिटीज को की दुकान को अलग कर दिया। इसी तरीके से सर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट है। सर यस, मेरी जाती घर, मेरा अपना घर मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। मैं जिस घर में रह रहा हूं मेरी प्रॉपर्टी है। क्या ये कैपिटल एसेट है? यस सर, कैपिटल एसेट है। कोई भूल नहीं सकता, बहुत आसान रेट है, कोई भूल नहीं सकता। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन सर आपने अलग क्यों की? क्योंकि इसके लिए भी अलग से रेट प्रोवाइड किए गए हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन पे भी जब आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट्स को यूज करते हुए करोगे। कौन से रेट्स हैं वो? सर वो रेट्स ये रहे। वो कहता है कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ओपन प्लॉट है तो उसका होल्डिंग पीरियड देखो कितना है, उस हिसाब से उसके रेट लगाओ। अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो ये रहे रेट, अगर फ्लैट है तो ये रहे रेट। तो ये किसके लिए है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होने वाले गेन को टैक्स करने के लिए रेट गिवन है। यहां तक सब साथ हो? यहां तक सब साथ हो? इसके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज के अलावा कोई भी कैपिटल एसेट हो, उसको हमने अदर की क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज किया है। क्यों? क्योंकि उस पे नॉर्मल टैक्स रेट्स लगेंगे, मतलब कि वो आपकी अदर इनकम के साथ दूसरी जितनी भी इनकम्स होंगी उनके साथ या तो टेबल 1 या टेबल 2 के साथ मर्ज होके उस पे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे। तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गई? पहले मुझे बताओ सर, कैपिटल एसेट की अगर डिफरेंशिएशन समझ में आ गई, क्या इस कैपिटल एसेट के चार्ट को अगर जहन नशीन कर लोगे तो कैपिटल गेन फिंगर टिप्स पे होगा, ये मेरी जमानत है। यहां तक सब साथ हो? यहां तक सब साथ हो? तो अब मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनाई हुई है। जब भी जब भी तुम क्वेश्चन देखो तो अपने आप से ये सवाल करने हैं तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि तुम्हें क्या ट्रीटमेंट करनी है। मैं दिखाता हूँ रेट्स, पहले मेरे साथ आ जाओ। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन देखें तो सबसे पहले आपने देखना है, अगर कैपिटल गेन का सवाल है, अगर कैपिटल गेन का सवाल है तो सबसे पहले देखना है कि क्या इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल एसेट है भी कि नहीं है। कैपिटल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल। अगर स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल है तो दैट मींस वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर कहानी तो मुक गई, यहां पे बात खत्म। फिर या तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा या वो कहीं और जाएगा, कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। अगर हाँ आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ कैपिटल एसेट है, तो फिर अब आपने दूसरा सवाल क्या करना है? तो दूसरा सवाल क्या करना है कि भाई वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। हमें सर ने 3 कैटेगरीज बताई थी, एक बताई थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक बताई थी सिक्योरिटीज, एक बताई थी अदर देन सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप अपने आप को ये बता दोगे कि कौन सी कैटेगरी से पर्टेन करता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, फौरन आपको क्लिक हो जाएगा सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज के लिए अलग टैक्स रेट्स है, स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स है। सर आपने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपको फौरन क्लिक हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलग स्पेसिफाइड रेट्स हैं। आपने कहा कि नहीं यार ये तो ना इमूवेबल प्रॉपर्टी नजर आ रही है ना सिक्योरिटी नजर आ रही है, इसका मतलब ये एक अलग कैपिटल एसेट है जिसके लिए नॉर्मल टैक्स रेट यूज होंगे। ये चार्ट समझ में आता है? जब भी ट्रांजैक्शन देखोगे तो अपने आप से क्या सवाल करोगे कि क्या कैपिटल एसेट है भी कि नहीं है। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर तो कैपिटल गेन बनता ही नहीं है। अगर कैपिटल एसेट है तो अपनी आसानी के लिए 3 कैटेगरीज देख लो। ये कैटेगरीज तुम्हें कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी निकाल कंप्यूट करने के लिए आसानी प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल ये टैक्स रेट्स याद होने चाहिए और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 2 दफा देखोगे आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी भी, जैसे लास्ट क्लास की शेयर की थी इसकी भी शेयर कर दूंगा। यहां तक सब साथ हो? यहां तक कैपिटल एसेट के बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक मैंने किया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलें, ये मैं बाद में देखता हूँ। सर ये क्वेश्चन 3 मैं जरूरी समझ रहा हूँ इसकी कुछ ट्रांजेक्शन आपके साथ डिस्कस करूं, सॉल्व नहीं कर रहा अभी, सॉल्व नहीं कर रहा। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप सबको? सर मुझे बताइए, मुझे बताइए पहली ट्रांजैक्शन, आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि वेदर कैपिटल एसेट है या नहीं है।
और अगर कैपिटल एसेट है तो कौन सी कैटेगरी से पर्टेन करता है? कैटेगरी 1 सिक्योरिटीज, कैटेगरी बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कैटेगरी सी अदर देन सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी? बताइए। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने 50 मिलियन की बेची है, जिसकी कॉस्ट है 25 मिलियन, टैक्स डेप्रिसिएशन है 4 मिलियन, जिस जो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अलाउ हुआ है। बताइए क्या ये कैपिटल एसेट है? अगर है तो इस पे कैपिटल गेन कितना हुआ है और कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? सबका इनपुट चाहिए भाई, सबका इनपुट चाहिए। वरना मैं फिर नाम लेके आप लोग से कॉल करूंगा। ठीक है, इकबाल। अब्दुल बासित कह रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब्दुल और इकबाल भी कह रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैद भी कह रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जुबैर भी कह रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मेरे प्यारे भाइयों। अभी तुम लोगों को बताया, अभी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दिखाई, उसमें क्या लिखा था कि वो एसिड जो डेप्रिशिएबल हो वो कैपिटल एसिड नहीं है। यहां पे स्पेसिफिकली मैंने बता दिया कि टैक्स डेप्रिसिएशन है 4 मिलियन की, इसका मतलब ये डेप्रिशिएबल एसिड है, तो ये तो कैपिटल एसिड ही नहीं है। ये गलतियां होती हैं, ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो तुम लोग के पेपर 48 49 पर रुकवा देती हैं, और तुम लोग कहते हो यार मैं पेपर सही करके आया था। तो जिसने कहा कि ये कैटेगरी 2 से पर्टेन करता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या उसको अपनी गलती आइडेंटिफाई हो गई? ये मैंने रखी ही इसीलिए एग्जाम फोकस के, एग्जाम में जाने से पहले नेट्स में तैयारी कर लो, वर्ल्ड कप खेलने से पहले नेट्स में अच्छे से कवर ड्राइव खेल लो। जिसने कहा था कैटेगरी 2, उसको ये क्लियर हो गया कि ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है सर? डेप्रिशिएबल एसेट है। सर दूसरी ट्रांजेक्शन बताओ, दूसरी ट्रांजेक्शन बताओ। कार वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर 1.2 मिलियन, द कार वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2022, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द कार, क्या ये कैपिटल एसेट है? अगर है तो कौन सी कैटेगरी से पर्टेन करता है? टैक्स लायबिलिटी के लिए कौन से रेट्स यूज करोगे? जल्दी से बताओ। उस्मान नजीर, उबैद जिया, शहजादा, रमशा, एहतशाम, जैद, जैन अंजुम, जुबैर। सर ये कैपिटल एसेट नहीं है। कैसे पता चला कैपिटल एसेट नहीं है? सर एक तो ये कार है पर मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ये इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ होता तो पर्सनल एसेट होती, तब भी कैपिटल एसेट नहीं होता। डेप्रिसिएशन का बताया हुआ है, डब्ल्यूडीवी बताइए, इसका मतलब डेप्रिशिएबल एसेट है, तब भी कैपिटल एसेट नहीं है, तो ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। सर ये बताइए, एंटीक सेक्शन 38(5), सेक्शन 38(5) में उसने मेंशन किया हुआ है ज्वेलरी, मेडेलियन, एंटीक स्कल्पचर, मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, ये सारी चीजें 38(5) में है। ठीक है, तो क्या ये एंटीक स्कल्पचर जो है ये आपका कैपिटल एसेट है? यस सर, इट्स अ कैपिटल एसेट। ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा एंटीक स्कल्पचर? ये कैटेगरी 1 सिक्योरिटीज, कैपिटल कैटेगरी 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कैटेगरी सी थर्ड वन इज द कैपिटल एसेट? कौन सी कैटेगरी में जाएगा? कैटेगरी सी में जाएगा, क्योंकि ना ये सिक्योरिटीज है ना ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये कैटेगरी 3 में जाएगा। और इस पे टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करोगे? कैपिटल इस पे कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करोगे? टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करोगे? नॉर्मल रेट को यूज करते हुए, ठीक है। लॉस पे हम आते हैं, शहजाद अभी लॉस को डिस्कस करते हैं। सर बेजार ने अपना एक अपार्टमेंट डिस्पोज ऑफ किया है, चौथी ट्रांजेक्शन, क्या ये कैपिटल एसेट है? क्या चौथी ट्रांजेक्शन में कैपिटल एसेट है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक अपार्टमेंट आपने डिस्पोज किया है जो आपको वालिद साहब से गिफ्ट मिला था, ठीक है जी। कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ए या बी? बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। इसके बाद सर लास्ट में कार गिवन है, उसकी डब्ल्यूडीवी भी नहीं गिवन, टैक्स डेप्रिसिएशन भी नहीं गिवन। बताइए क्या ये पांचवी ट्रांजैक्शन में कैपिटल एसेट है?
नो। क्यों सर? क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है, तो ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। यहां तक सब साथ है? यहां तक सब साथ है? एक और चीज डिस्कस करते हैं कैपिटल एसेट के हवाले से, फिर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, इसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। ठीक है जी सर। लॉस के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सर कैपिटल गेन के हेड के लॉस, सर लॉस को समझाने के लिए भी मैंने 3 कैटेगरीज बना दी हैं। देखिए याद रखिएगा, कैपिटल एसेट की कैटेगरीज अलग थी, लॉस को समझाने के लिए मैंने जो कैटेगरीज बनाई है वो अलग बनाई है, उसकी रीजन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सब साथ हैं? क्या हम लॉस को डिस्कस करना स्टार्ट करें? होगा कैपिटल एसेट ही, होगा कैपिटल एसेट ही, लेकिन लॉस के पर्सपेक्टिव से कैटेगरीज अलग बनाई हुई हैं। लॉस के पर्सपेक्टिव से हमने कैटेगरीज क्या बनाई हैं? एक कैटेगरी मैंने बनाई अदर देन सिक्योरिटीज एंड 38(5). ठीक है, अदर देन सिक्योरिटीज एंड 38(5), इट मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन सिक्योरिटीज एंड 38(5) में फॉल करती है। यस सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी होने वाले लॉस को हम अकॉर्डिंग टू दिस केटर करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई सिक्योरिटीज की, कि सिक्योरिटीज पे अगर लॉस होगा तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और आखिरी कैटेगरी मैंने बनाई सेक्शन 38(5) की, जो शहजाद कह रहे थे कि सेक्शन 38(5) में जो आपके ज्वेलरी है, मेडेलियन है, एंटिक है, स्कल्पचर है, कॉइन है, फोलियो है, इन सारे सेक्शन 38(5) में एसेट्स मेंशन हैं। उनके हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि मैं समझता हूं इस पे कभी लॉस होगा ही नहीं, लॉस इस पे मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, लॉस इस पे मैं मानता ही नहीं हूं। जब मैं लॉस ही नहीं मानता, ये रहे आपका सेक्शन 38(5), पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ज्वेलरी, मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, पोस्टेज स्टैम्प, कॉइन, मेडेलियन, एंटिक, ये एसेट जो हैं कैपिटल एसेट, लॉ कहता है कि इन पे मैं मानता ही नहीं कि लॉस होगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो कैटेगरी है सेक्शन 38(5), इस पे लॉस तो रिकॉग्नाइज ही नहीं होता, तो सेट ऑफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सेट ऑफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, जब सेट ऑफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, तो फिर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। यहां तक सब साथ हो? कैरी फॉरवर्ड भी करोगे तो क्या होगा? सेट ऑफ तो होना ही नहीं है, वो उसकी जो मानता ही नहीं है लॉस को, तो ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। यहां तक क्लियर हो? सेक्शन 38(5) पे होने वाले लॉस को डील कर लोगे? अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां तक सब साथ हैं? लॉस, पहले तो मुझे बताएं अरबाज, एग्जाम्प्ट क्या चीज होती है? इनकम एग्जाम्प्ट होती है, लॉस एग्जाम्प्ट होता है? इनकम एग्जाम्प्ट होती है ना, तो लॉस की बात कर रहा हूँ। लॉस एग्जाम्प्ट कैसे हो सकता है? लॉस तो मानता ही नहीं है, तो ठीक है। फिर सर बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, पहली कैटेगरी पे मैं बाद में आऊंगा। सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज पे लॉस होता है, ठीक है, क्या सब मेरे साथ है ना? अगर सिक्योरिटीज पे लॉस होता है, अगर सिक्योरिटीज पे लॉस होता है, तो उस सिक्योरिटीज के लॉस को आप करंट टैक्स ईयर में कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं? उस सिक्योरिटीज के लॉस को सिर्फ और सिर्फ आप सिक्योरिटीज के ही गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, ना उसको 38(5) से सेट ऑफ कर सकते हैं, ना आप उसको अदर देन 38(5) और सिक्योरिटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज पे होने वाला लॉस अपने सिक्योरिटीज के ही गेन से सेट ऑफ होगा, और अगर गेन सेट ऑफ नहीं होता तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फॉर सब्सीक्वेंट 3 टैक्स ईयर्स। यहां तक सब साथ हो? सिक्योरिटीज पे अगर लॉस होगा तो ये चार्ट ध्यान में ले आना कि सिक्योरिटीज का लॉस करंट टैक्स ईयर में सिर्फ उतनी ही किसी सिक्योरिटीज के ही गेन से सेट ऑफ हो सकता है, और किसी कैपिटल एसेट के गेन से वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। अगर सिक्योरिटीज का लॉस सेट ऑफ नहीं होता तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे 3 ईयर्स तक। यहां तक सब साथ हो? इसके अलावा बचता क्या है मेरे पास? अदर देन सिक्योरिटीज एंड 38(5). अदर देन सिक्योरिटीज एंड 38(5) लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी और कैपिटल एसेट पे अगर तुम्हें लॉस होता है तो उसको तुम
किसी भी कैपिटल गेन से सेट ऑफ करवा सकते हो, भले वो सिक्योरिटीज का गेन हो, भले वो 38.5 का गेन हो, भले वो अदर देन सिक्योरिटी 38.5 का गेन हो, उसको किसी भी गेन से सेट ऑफ करवा सकते हो। अगर वो सेट ऑफ नहीं होता तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 6 टैक्स ईयर्स। तो लॉसेस के बारे में क्लियर है? मैं कह रहा हूं हिस्सा हमने अब तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ दो ही हेड हुए, दूसरा हेड चल रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो लास्ट रिपीट मैं कर देता हूं। अगर मुझे लॉस होता है अदर देन सिक्योरिटीज एंड 38.5 पे, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लॉस होता है, तो लॉ कहता है कि आप इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लॉस को किसी भी कैपिटल एसेट के गेन से सेट ऑफ करा सकते हो। भले वो 38.5 किसी पेंटिंग को बेच के आपको गेन हुआ, उसके गेन से आप सेट ऑफ करा लो। किसी शेयर को बेच के, किसी सिक्योरिटीज को बेच के आपको गेन हुआ है, उससे आप इसको सेट ऑफ करा लो। किसी दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के गेन हुआ है, उससे उस गेन से इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ करा लो। अगर कोई गेन नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लॉस हुआ है, कोई गेन ही नहीं है, तो फिर इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। कितने ईयर्स तक? 6 टैक्स ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सिक्योरिटीज का गेन सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज का लॉस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज के गेन से सेट ऑफ होगा। ना वो 38.5 से सेट ऑफ हो सकता है, ना वो अदर देन सिक्योरिटीज एंड 38.5 से सेट ऑफ हो सकता है। अगर कोई गेन है ही नहीं, सिर्फ सिक्योरिटीज का लॉस है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लो अप टू 3 टैक्स ईयर्स, सब्सिक्वेंट 3 टैक्स ईयर्स। अगर आपके पास 38.5 का कोई कैपिटल एसेट है, तो उसके ऊपर लॉस को हम रिकॉग्नाइज करते ही नहीं हैं। यहां तक क्लियर है? मैं तुम्हें अगर शॉर्ट ब्रीफली बताऊं ना, तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल गेन्स। इसके अलावा कैपिटल गेन में कुछ है ही नहीं। हाँ, बस आपने ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज क्या होती हैं, कैपिटल एसेट क्या होता है, 38.5 क्या होता है। तो यहां तक सब साथ हो, तो बस हम सिक्योरिटीज को डिस्कस करते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाते हैं। यहां तक सब साथ हो? सर भाई मुझे जल्दी से बताइए, क्या एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हम इसी पेस पे जाएंगे? क्योंकि और डिटेल में जाऊंगा तो फिर वो एग्जाम फोकस्ड नहीं रहेगी सेशन। ठीक है, चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हो। हमें सिर्फ चीजों को, मोटी मोटी चीजों को, जो एग्जामिनेबल एरिया है उसको रिकॉल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर में जाना है। क्या सब साथ है? क्या सब? क्योंकि आज अच्छी खासी माशाल्लाह स्ट्रेंथ है, आज काफी स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? फिर अभी हम क्वेश्चन भी देख लेंगे एक आध। ठीक है जी। सर सिक्योरिटीज की बात करते हैं। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि सिक्योरिटीज का मतलब है सर शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अब मेरे साथ गौर से देखिएगा, शेयर्स की मैं कैटेगरी बना रहा हूं। अगर मैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखने जाता हूं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो पब्लिक कंपनी कौन है? पब्लिक कंपनी कौन है? पब्लिक कंपनी क्या होती है? कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनी की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी जब आप सीएलएसपी दे रहे होंगे। तो क्या जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की, उसी को फॉलो कर लें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में? या इनकम टैक्स कोई अपनी डेफिनेशन बताएगा पब्लिक कंपनी की? सर इनकम टैक्स ने डेफिनेटली अपनी डेफिनेशन बताई है पब्लिक कंपनी की। इसमें जिसमें क्या होता है भाई कि 50% शेयर अगर फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो वो पब्लिक कंपनी है, 50% शेयर अगर फॉरेन गवर्नमेंट के हैं तो पब्लिक कंपनी है। एक लिस्टेड कंपनी जो है वो भी पब्लिक कंपनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है वो क्या कहलाएगी मेरी? वो कहाँ फॉल करेगी मेरी? सिक्योरिटीज में फॉल करेगी। और अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी, अच्छा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन आपका जो आईसीएमए का एक पैटर्न बताया उन्होंने कि कौन सी चेंजेस जो है वो आपके टैक्स शेयर, आपके अटेम्प्ट में टैक्स हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली अभी जो अटेम्प्ट है आई है उसमें शायद जो चेंजेस दिसंबर तक आई हैं, जो चेंजेस दिसंबर तक इनकॉर्पोरेट हुई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो टेस्ट होंगी। उसके बाद होने वाली चेंजेस टेस्ट नहीं होंगी। तो अभी जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो ये इनेक्ट हुई है फरवरी में। तो अब आई डोंट नो वेदर ये टेस्ट होगी या नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली नहीं ना होनी चाहिए, क्योंकि आपने आईसीएमए को खुद उन्होंने बता दिया कि भाई जो दिसंबर तक होंगी चेंजेस वो अगस्त में टेस्ट होंगी। तो अभी रिसेंट जो चेंज आया उसमें ये आया कि अगर आपकी सिक्योरिटी जो है वो एनसीसीपीएल के थ्रू क्लियर नहीं हो रही,
भले आप पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, लेकिन आपकी सेटलमेंट जो है वो एनसीसीपीएल के थ्रू नहीं हो रही, तो वो सिक्योरिटीज में फॉल नहीं करेगी, वो शेयर सिक्योरिटीज में फॉल नहीं करेगा, वो फिर 37 में जाएगा, अदर देन सिक्योरिटीज और रिमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, बट फॉर टाइम बिंग हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये टेस्ट नहीं होगा और पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है वो सिक्योरिटीज है। ठीक है, मैंने बता दिया, एनसीसीपीएल की बात बता दी। अगर इन केस पूछ ले तो आपकी जहन में होगा कि हाँ सर ने बताया था कि एनसीसीपीएल से सेट ऑफ नहीं हो रही, तो फिर वो 37A सिक्योरिटीज में नहीं जाएगा, फिर वो तीसरी कैटेगरी में जाएगा। फिर सर मेरे पास बचते हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। मुझे बताइए, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को मैं सिक्योरिटीज में क्लासीफाई करूं, सिक्योरिटीज की कैटेगरी में क्लासीफाई करूं, या कैटेगरी नंबर सी अदर देन सिक्योरिटीज और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्लासीफाई करूं? और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स, सर तो मैं इन कंपनीज के शेयर्स को सिक्योरिटीज में क्लासिफाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में खुद हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बता दिया कि सिक्योरिटीज मींस स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दी, मींस शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी में कौन से होते हैं? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स सिक्योरिटीज में फॉल नहीं करते, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज में फॉल नहीं करते। इज दैट क्लियर? सर वाउचर ऑफ पीटीसी सिक्योरिटीज है, मुदारबा सर्टिफिकेट पीटीसी है, रिडीमेबल कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने लिए हुए, मैं इनकी डेप्थ में नहीं जा रहा, डेफिनेटली आप पढ़ चुके होंगे रेगुलर क्लासेस में। अगर रेगुलर क्लास होती तो मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता। ठीक है, तो ये सब आपकी सिक्योरिटीज में फॉल करते हैं। यहां तक सब साथ हो? क्या हम जल्दी से जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है उसको अटेम्प्ट करें, या कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या एक काम करें, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, मैं आप लोग के साथ हैंडआउट को शेयर करता हूं। नेक्स्ट सेशन में अगर आप लोग कहोगे तो हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेंगे, सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर लेंगे, जैसे आप कहो। क्या हम डिस्कस कर लें या हम अटेम्प्ट करें? एट योर विल, अपना अपना इनपुट दीजिए, कीमती राय अपनी अपनी दीजिए कि सर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या डिस्कस कर लें। सर डिस्कस कर लें, डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर हम सारी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई नई चीज आएगी तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर भीम हैज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट मिस्टर भीम टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर रेलेवेंट टैक्स ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में मार्क कर रहा हूँ, रेलेवेंट टैक्स ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी आपकी डिफरेंट टैक्स ईयर में फॉल कर रही हो। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करनी है या ट्रीटमेंट नहीं करनी। शेयर्स ऑफ ए बी प्राइवेट कंपनी। अच्छा, अब मेरा आपने जो मैंने आपको की दी थी उसको आपने ध्यान में रखनी है। क्या क्या की दी थी मैंने आपको? क्या आपने अपने आप से पूछना है कि क्या कैपिटल एसेट है कि नहीं है? अगर कैपिटल एसेट है तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रीटमेंट करनी है। लेट्स सी आपको मेरी इस की से कितना फायदा होता है। सर पहली ट्रांजेक्शन आप लोग मुझे बता रहे हैं, सर शेयर्स ऑफ ए बी प्राइवेट कंपनी क्या कैपिटल एसेट है? जल्दी जल्दी, अब आपने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। क्या कैपिटल एसेट है? क्या ए बी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कैपिटल एसेट हैं? सर कैपिटल एसेट है? यस सर कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है। सिक्योरिटीज का नहीं पूछ रहा, सवाल देखो गौर से। हिफ्सा, इकबाल, जुबैर, अली, इजाज, मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल एसेट है कि नहीं है? सर कैपिटल एसेट तो है, कैपिटल एसेट तो है, सिक्योरिटी नहीं है। पहला सवाल क्या था कि कैपिटल एसेट है कि नहीं है, दूसरा सवाल क्या था, अगर कैपिटल एसेट है तो कौन सी कैटेगरी से पर्टेन करता है? कैटेगरी 1 सिक्योरिटीज, कैपिटल कैटेगरी 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कैटेगरी सी? तो सर ये कैटेगरी सी से पर्टेन करता है ना, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का शेयर है, हम इसको सिक्योरिटी में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है तो शेयर ना, है तो कैपिटल एसेट ना, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? कैटेगरी नंबर सी। कैटेगरी सी में जाने का मतलब है कि इसके ऊपर अगर गेन होगा तो मैं उसको कैसे टैक्स करूंगा? कैसे टैक्स करूंगा उसको? नॉर्मल टैक्स रेट्स यूज करके, टेबल 1 टेबल 2 के मुताबिक। इज दैट क्लियर? इफ्सा, अली, इजाज। सर दूसरा, दूसरा कैपिटल, दूसरा दूसरा शेयर्स ऑफ डीएफ लिस्टेड कंपनी, क्या ये कैपिटल एसिड है?
क्या ये कैपिटल एसेट है? यस सर, इट्स अ कैपिटल एसेट। कौन सी कैटेगरी से है? कौन सी कैटेगरी से है? सर कैटेगरी ए से है। ये मेरा कैटेगरी सी थी, ये मेरा कैटेगरी ए है। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए मेरे पास स्पेसिफाइड रेट्स हैं। ठीक है, तो इस पे जो भी गेन होगा आपने उसको अकॉर्डिंगली उस पे लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। सर शेयर्स ऑफ जीई अनलिस्टेड, क्या ये कैपिटल एसेट है? इफ यस तो कौन सी कैटेगरी है? अनलिस्टेड। जीई अनलिस्टेड कौन सी कैटेगरी है? सर सी कैटेगरी है। हमने अभी देखा सिक्योरिटीज में पब्लिक कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जाते हैं, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। सर शेयर्स ऑफ क्यू लिस्टेड कंपनी कैपिटल एसेट है? यस सर, ए कैटेगरी में फॉल करेगा। सर शेयर्स ऑफ एम लिस्टेड कंपनी, यस सर, कैटेगरी ए। शेयर्स ऑफ आर लिस्टेड, यस सर, पी लिस्टेड। ठीक है, तो मैं ये हैंडआउट आपसे शेयर करूंगा, तो आप लोग इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में पहले इनके सॉल्यूशन डिस्कस कर लें, फिर हम अपने दूसरे हेड सैलरी और इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कवर कर लेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड आप लोग की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप लोग विलिंग हैं कि हम बाकी चीज़ों को भी इसी तरीके से जल्दी जल्दी स्किम कर लें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से डिस्कस करते हैं। उसमें एक चीज़ है जो मुझे आप लोग को बतानी है पहली ट्रांजैक्शन में। तो पहली ट्रांजैक्शन हम आखिर में देखेंगे, पहले हम फोर्थ ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। चमन ने एक ओल्ड फर्नीचर सेल किया है बमन को 285,000, 25 जून 2024 में। द फर्नीचर वॉज परचेज इन 2024 फॉर रुपीज 2.5 लाख। बताइए क्या ये कैपिटल एसेट है? इज इट अ कैपिटल एसेट? क्या ये लास्ट ट्रांजैक्शन में कैपिटल एसेट है? प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी प्लीज। इकबाल कह रहे हैं है, जुबैर कह रहे हैं नहीं है। भाई ये तजाद क्यों है, डिफरेंस ओपिनियन क्यों है? सोचो सोचो, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को जहन में लाओ, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को जहन में लाओ। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, डेप्रिशिएबल एसेट, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। इकबाल क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या ये जाती प्रॉपर्टी है? क्या ये कैपिटल एसेट है? अब बताओ, आपके घर में फर्नीचर है, क्या वो फिक्स्ड है एक जगह, या आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो? बताओ मुझे। इकबाल, हिफ्सा, इज इट अ कैपिटल एसेट? सर ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है सर? मूवेबल प्रॉपर्टी है, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है। सर तीसरी ट्रांजैक्शन में क्या कैपिटल एसेट है? क्या कैपिटल एसेट है? क्या पेंटिंग एक कैपिटल एसेट है? जल्दी से बताइए। सर बिल्कुल है। कौन से सेक्शन से पर्टेन करती है पेंटिंग? कौन सी कैटेगरी से पर्टेन करती है? सेक्शन सी से पर्टेन करती है। ठीक है, इसका मतलब 37A नहीं, 37A तो सिक्योरिटीज है। 38(5), ठीक है, 38(5) कैटेगरी सी। सर मुझे बताइए इस पे गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? आपने अपने भाई को ये पेंटिंग बेची है 18 लाख रुपए की, आपने ऑक्शन में खरीदी थी 20 लाख रुपए की, क्या हो गया? क्या हो गया इसमें? लॉस हो गया। और अभी हमने देखा कि सेक्शन 38(5) पे लॉस रिकग्नाइज्ड नहीं करते, तो ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? सर यहाँ पे डायरेक्टली गेन बता दिया, वॉज ऑन द सेल्स ऑफ शेयर्स ऑफ मेहरान इंडस्ट्री लिमिटेड, CLSP आप पढ़ के आए होंगे। मेहरान इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मतलब क्या है? ये कौन से शेयर्स हैं? सिक्योरिटीज है या नहीं है? कैपिटल एसेट है कि नहीं है? बताइए सेकंड ट्रांजैक्शन में। सर सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज है। इकबाल भी कह रहे हैं सिक्योरिटीज है। आप बताइए और कोई। सर कैटेगरी ए से पर्टेन करता है। कैसे पता चला?
सर इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी लिखा है, ठीक है, तो सिक्योरिटीज में फॉल करेगा। इसकी आप टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसके टैक्स रेट्स अलग से गिवन है, वो भी मैं शेयर कर चुका हूँ। सर पहली ट्रांजेक्शन पे आ जाए, पहली ट्रांजेक्शन बताइए सिक्योरिटीज है, कैपिटल एसेट है कि नहीं है, और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं डिस्कस करता हूँ। मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा वो चीज, क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बाद में हम सॉल्व करेंगे। कैपिटल एसेट कैटेगरी सी, इकबाल कह रहे हैं कैटेगरी सी, बताइए। शेयर्स ऑफ एच क्यू पार्वती लिमिटेड मींस प्राइवेट लिमिटेड, बताइए क्या ये सिक्योरिटी है, क्या ये कैपिटल एसेट है, कौन सी कैटेगरी से परटेन करता है? सर आप सबके आंसर का मुंतजिर हूं मैं। बिल्कुल सर, कैपिटल एसेट है, कौन सी कैटेगरी से परटेन करता है सर, प्राइवेट लिमिटेड के कम शेयर्स हैं, कैटेगरी सी से परटेन करता है, सिक्योरिटीज में फॉल नहीं करता। अच्छा इसमें देखें 24,000 उसने शेयर्स बेचे हैं, जो चीज मुझे डिस्कस करनी है। 18,000 शेयर इसने परचेज किए थे, तो उसकी कॉस्ट तो आ गई ये रही। सर 6,000 शेयर जो है वो आपको एज बोनस मिले थे, तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या लें? जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करने जाएंगे तो डेफिनेटली आप कंसीडरेशन रिसीव में से कॉस्ट माइनस करेंगे। 18,000 शेयर्स की कॉस्ट पर शेयर जो है वो 55 रुपये पर शेयर है। 6,000 शेयर्स की कॉस्ट क्या लेंगे आप? तो अपने पास चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो नोट कर लें, बोनस शेयर्स के हवाले से, बोनस शेयर्स की कॉस्ट के हवाले से आपके इनकम टैक्स रूल से उसको कनेक्ट किया गया है। उसमें वो कहता है कि जब बोनस शेयर्स आपको अलॉट हो रहे हों, जब बोनस शेयर्स आपको दिए जा रहे हों, तो उस वक्त देखना है कि उस पे टैक्स पेड हुआ है या नहीं हुआ। अगर उस बोनस शेयर्स की अलॉटमेंट के वक्त टैक्स पे हुआ है, आपने टैक्स पे किया है, टैक्स की कलेक्शन हुई है या टैक्स की डिडक्शन हुई है, तो फिर उसकी एफ एम वी एट द टाइम जो भी आ रही है। लेकिन अगर उस पे टैक्स पे नहीं हुआ तो फिर उसकी कॉस्ट होगी जीरो, जीरो, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज सुन लीजिए, अब एक और चीज सुन लीजिए, बोनस शेयर्स पे टैक्स पेड होता था, टैक्स डिडक्ट होता था सेक्शन 236M और सेक्शन 236N के तहत, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये दोनों सेक्शन ओमिट हो चुके हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। जब सेक्शन ही मौजूद नहीं है तो मुझे बताइए क्या टैक्स पे हो रहा होगा? नहीं। तो इट मींस कि बोनस शेयर्स की हमेशा कॉस्ट क्या लोगे? जीरो। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आ रही है कि बोनस शेयर्स की कॉस्ट हमेशा क्या होगी? जीरो। क्योंकि जिन सेक्शन के अकॉर्डिंगली उस पे टैक्स डिडक्ट होता था 236M और N, वो ओमिट हो चुके हैं। जब वो सेक्शन ही ओमिट होगा तो उस पर तो टैक्स पेड नहीं हो रहा होगा। जब टैक्स पेड नहीं हो रहा तो फेयर मार्केट वैल्यू तो आप ले ही नहीं सकते। इट मींस के बोनस शेयर्स के केस में कॉस्ट जीरो लोगे, कॉस्ट जीरो लोगे, कॉस्ट जीरो लोगे। अब सुनो, कॉस्ट जीरो का क्या मतलब है? कॉस्ट जीरो का मतलब यह है कि अगर तुमने शेयर्स, 6,000 शेयर्स, अगर तुमने लेट से मैं एक सिंगल वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए के बेचे हैं, तो इसमें से तुम्हारी कंसिडरेशन रिसीव हो गई, कॉस्ट जीरो माइनस करो तो गेन कितना हुआ? गेन पूरा 5 लाख हुआ, इस पे टैक्स दो। कॉस्ट जीरो की है, गेन को जीरो नहीं किया। इकबाल, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये समझ में आता है? क्वेश्चन 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? मैंने, आई नो डेफिनेटली मैंने कैपिटल गेन बहुत क्विकली कवर किया है, जस्ट बिकॉज कि हमें चीजों को कवर करना है। और आई बिलीव कि अगर आप अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इस अप्रोच से जो मैंने बताई है, कि आप सबसे पहले देखो कि वेदर कैपिटल एसेट है कि नहीं है तो कौन सी कैटेगरी से परटेन करता है, जब आपको जवाब मिल जाएगा तो आपके लिए कैपिटल गेन को टैकल करना, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालना बहुत आसान होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है।
आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लिया, हमने कैपिटल गेन को भी कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और सैलरी, और फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस को कवर करेंगे। अरबाज, पूरी कोशिश है कि हमारे पास इतना टाइम हो कि हम सेल्स टैक्स को भी क्विकली स्किम कर लें, क्विकली देख लें, पूरी कोशिश है, बट डिपेंड्स अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। ठीक है जी। आई बिलीव कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और स्पेशली स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक व्हाट्सएप पे ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपको जैसा भी हो, ताकि मुझे रियलाइज़ हो कि कहाँ कहाँ मेरी लैकनेस है, मैं उसको और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा हिफ्सा, मैंने ग्रुप में पहले भी शेयर किए हैं, मैं दोबारा भी शेयर करूंगा। आज की भी फाइल में शेयर करूंगा। अच्छा, आज की रिकॉर्डिंग शुरू की थोड़ी सी मिस हो गई है। अ, अ, बाद बीच में मैं स्टार्ट करना भूल गया था, रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट हुई है तो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में मिस हो जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू। विच ग्रुप? ये बिजनेस टैक्स का जो ऑफिशियल ग्रुप, अनऑफिशियल ग्रुप है उसमें। जैन, बिल्कुल देख लेते हैं। देखिए बेसिकली आईएफबी जो है ना एक बड़ा एरिया है, तो मैंने उसके लिए सैटरडे संडे को प्लान किया है। ठीक है। ये आप आरिफ के अगर केयर ऑफ हैं इस क्लास में, तो आरिफ आपको बता देंगे। ठीक है। जो जो आरिफ के ग्रुप से इसमें आया है वो आरिफ से कम्युनिकेट कर ले, वो आपको बता देंगे, या मैं ग्रुप में शेयर करूंगा तो वो आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप से शेयर कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आरिफ आपको बता देंगे आपके ग्रुप पे, रिस्पेक्टिव ग्रुप पे। ठीक है जी। चले जी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़।